सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब देखिए सेकेंड टर्म का एग्जाम नजदीक आने वाला है, फाइनल एग्जाम। तो दोस्तों थोड़ा सा सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेके। मैं आपके साथ हूँ, हर एक चीज को क्लियर तरीके से मैं समझाते रहूंगा। बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को प्रॉपर देखते रहिए। और आज का जो टॉपिक है हमारा, हम इंग्लिश को ही आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारा टॉपिक रहेगा टेंस का ही, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको एक और नाम से बोला जाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस ये दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। बस नाम में थोड़ा सा अंतर दिख रहा है मुझे, बट ये दोनों सेम काम करता है। पहले हम समझ लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू। हम बोलते हैं ना कि हाँ कंटिन्यू कर, कंटिन्यू कर। इसका मतलब क्या कि काम को हम कंटिन्यू करें, ठीक है। तो कंटिन्यूअस हमसे ये सब बताता है कि जो काम मतलब है वो काम जारी है। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो ये काम जारी है। मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये जारी है। तो इन सबको मैं कॉन्टिन्यूअस में रखूंगा। तो यहां से मेन वो चीज क्या पकड़ना है हमें, कॉन्टिन्यूअस की पहचान होगी कैसे। तो कॉन्टिन्यूअस की पहचान होगी, देखो, कोई भी काम अगर आप कर रहे हो और उसको आपको अपने लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे बोलोगे। जैसे मान के चलो कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप यही बोलोगे ना कि हाँ मैं पढ़ रहा हूं। तो लास्ट में आपने क्या बोला, रहा हूं, खेल रहा हूं, सो रहा हूं, बैठ रहा हूं। तो इन सब का मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूअस हमसे ये बताता है कि जो काम आप करने वाले हो या कर रहे हो, वो काम आप अभी भी कर रहे हो। मतलब कि सेंटेंस बनाते समय वो काम जारी है, ठीक है। तो जो काम कंटिन्यू है, जो काम अभी फिलहाल जारी है, उसको हम कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले इसकी मैं पहचानने का नियम समझा देता हूं कि हम किसी भी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, सेंटेंस है, ठीक है। तो चलिए पहले हम पहचानने का नियम देखते हैं। पहचानने के नियम में हम एक स्टेटमेंट डाल दे रहा हूं मैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इत्यादि। चलो अब ध्यान से समझो कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि रहे, वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कहलाएगा, ठीक है। तो हमने पहचानने का नियम तो देख लिया कि हम सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। अब हम समझते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। मतलब अगर कोई सेंटेंस हमारे सामने रहे तो उसको बनाया कैसे जाएगा। तो सबसे पहले हम मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं ताकि आपका डाउट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में जो हमारा क्रिया यानी कि वर्ब जो होगा वो क्या होगा, खेलना वर्ब होगा। और खेलना के साथ क्या लगा हुआ है, रहे हैं। मैंने क्या बोला कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया यानी कि वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि रहे। तो हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, वर्ब के अंत में क्या, रहे हैं, ये लगा हुआ है। तो अब इससे मुझे ये पता चल गया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है, ठीक है।
इसके बाद अब हम देखते हैं कि इसका बनाने का नियम क्या हो गया। चूंकि जो हमने सेंटेंस लिखा है ये सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस का है। अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने समझा दिया था, ये सेंटेंस अफर्मेटिव का है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए एक रूल है, उस रूल को ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। तो देखिए रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस is am are प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सबको आराम से समझना। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो हमें पता ही है कि सेंटेंस का जो मेन होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। वर्ब, अच्छा इज एम और आर इन तीनों का यूज कहां कहां होगा मैं क्लियर तरीके से आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। इज एम आर, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इज एम आर है क्या। तो इनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वर्ब वी का फोर्थ फॉर्म, ये जो वर्ब हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिखा रहा है ये हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या कि वर्ब में आईएनजी का यूज करना होगा। जो भी हमारा वर्ब होगा उसमें हम आईएनजी का यूज कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। जैसे इट, इट मतलब खाना होता है और इट में मैं आईएनजी लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा? ईटिंग, EATING, ईटिंग। तो ईटिंग जो हुआ ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया। और फिर लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। जैसे हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग सब्जेक्ट हो गया, खेलना वर्ब हो गया, फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले हमसे क्या मांगा जा रहा है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? वी, हम लोग। तो हम लोग को हम क्या बोलते हैं? वी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कहां पे इज का यूज होगा, कहां पे एम का यूज होगा, कहां पे आर का यूज होगा। तो देखिए ये तो बचपन में ही हमने समझ लिया था कि इज एम आर का यूज कहां पे होगा। एम का तो फिक्स है कि एम हमेशा आई के साथ ही यूज होता है। तो एम का तो फिक्स है कि एम जो है वो आई के साथ यूज होगा, आई एम, ठीक है। चलिए एम का तो काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं इज और आर की। तो देखिए अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन है तो हम इज का यूज करेंगे। लेकिन सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन है तो हम आर का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे वी, यहां पे क्या था? वी, हम लोग, हम और बाकी के लोग, मतलब कि यहां पे बहुत सारे लोग मिक्स है, मतलब कि प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन है। और प्लूरल नंबर के साथ हम किसका यूज करते हैं? आर का। तो वी के साथ हम किसका यूज करेंगे? आर का। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब में से एक चीज हमने यूज कर दिया, वी आर, ठीक है। अब हम आते हैं वर्ब के फोर्थ फॉर्म। ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, यहां से आर हो गया। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म सबसे पहले हम समझेंगे कि सेंटेंस में मेरा वर्ब क्या है। तो वर्ब है खेलना, खेलना, प्ले। प्ले हो गया वर्ब, यानी कि हम यहां पे लिखेंगे प्ले, ठीक है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म था ना, तो प्ले तो हमारा फर्स्ट फॉर्म हुआ और इस प्ले में हमने आईएनजी का यूज कर दिया तो ये बन गया प्लेइंग, ठीक है। वी आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं हम? फुटबॉल, फुटबॉल। तो दोस्तों ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर था। सबसे पहले हमने पहचानने का नियम देख लिया कि हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में यानी कि वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि रहे, वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा, ठीक है। चलो हमने पहचानने का नियम तो देख लिया कि हम पहचान लेंगे अब कि हाँ ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। लेकिन बनाएंगे कैसे? तो बनाने का भी मैंने स्ट्रक्चर बता दिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस को भी बना लिया कि पहले सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग था, हम लोग का हो गया वी, वी के साथ आर का यूज होता है। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब हमारा प्ले है तो प्ले में आईएनजी लगा दिया, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया। और लास्ट में आ गया फुटबॉल यानी कि ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कंप्लीट। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने समझ लिया अच्छे से। अब हम नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझेंगे यहां से, ठीक है। तो चलिए मैं इनको रफ कर रहा हूं और इसके बाद सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस समझाऊंगा, इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव समझ लिया, अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस में बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, रूल क्या होगा। तो ठीक है, स्ट्रक्चर हम लिखते हैं इसका। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर प्लस इज, एम या आर, ठीक है यहां तक। फिर उसके बाद प्लस, चूंकि निगेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होगा, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये था निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब इसके ऊपर एक हम ट्रांसलेट करके देखते हैं, हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल रखता हूं। सबसे पहले एग्जाम्पल है कि वह अपना काम नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, ठीक है। यह सेंटेंस था, वह अपना काम नहीं कर रही है। इसका मतलब कि देखो इस सेंटेंस में सबसे पहले तो पहचानेंगे कि हाँ ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही वाक्य है। तो लास्ट में कर रही है, लास्ट में किसका यूज हो रहा है, रही है, मतलब काम जारी है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य हमें दिख रहा है लास्ट में रही है। इसके बाद इसमें नहीं का भी यूज किया गया है, तो नहीं का यूज हो गया, तो मतलब ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम ऊपर वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम नीचे वाले को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना कि जो स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसलेट भी करना है। आप अपने तरफ से कुछ ना ऐड कर सकते हो और ना इसमें अपने तरफ से कुछ दे सकते हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पे देख रहे हैं निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हम देखें, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमसे सब्जेक्ट मांगा जा रहा है। और हिंदी ट्रांसलेटर में हिंदी वाक्य में अगर देखें तो इसमें सब्जेक्ट के रूप में क्या होगा, तो वह, क्योंकि मेन जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर इस सेंटेंस से मैं वह को निकाल दूं तो अपना काम नहीं कर रही है, मेरे मन में एक सवाल आता है कौन, तो जिसके बारे में ये सेंटेंस बोला जा रहा है वही हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो ही कर रही है, रही है का मतलब कि फीमेल की बात हो रही है, जो भी है ये एक लड़की है, ठीक है। और लड़की के लिए वह पे हम किसका यूज करते हैं, जैसे वह का दो मीनिंग होता है, ही और सी। ही मेल के लिए यूज होता है और सी फीमेल के लिए यूज होता है, तो यहां पे हमें सी का यूज करना पड़ेगा, सी। अब हम बात करें तो वह का मतलब कि ये एक सिंगुलर नंबर की बात हो रही है ना, हम किसी एक खास लड़की की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वह अपना काम नहीं कर रही है, तो ये सिंगुलर नंबर हुआ। और सिंगुलर नंबर के साथ हम किसका यूज करते हैं, इज का, तो सी के साथ किसका यूज हो जाएगा, इज का, सी इज। देखिए सब्जेक्ट हो गया, इज, एम, आर में से हमने इज का यूज कर लिया। अब हम आते हैं नॉट पे, तो सी इज यहां पे लिखेंगे नॉट, ठीक है, नॉट लिख दिया। उसके बाद प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब मुझे यह समझना है कि इसमें वर्ब क्या है, तो कर रही है, करना हो गया वर्ब, ठीक है। तो करना को हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, डू मतलब होता है करना, डी ओ, डू मतलब होता है करना। और डू का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, जब डू में आईएनजी का यूज कर देंगे तो डू का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। तो सी इज नॉट डूइंग, डू मतलब करना और फिर इसमें हमने यूज कर दिया आईएनजी, तो ये बन गया डूइंग। तो सी इज नॉट डूइंग। अच्छा क्या नहीं कर रही है भाई, तो अपना काम। अपना का क्या होगा, देखिए अपना का जो मीनिंग है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाता है। कहने का मतलब कि अपना का कोई खास, आउन मतलब अपना होता है, OWN, आउन मतलब अपना होता है, लेकिन वो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर बात करें कि सपोज करो कि यह मेरा घर है, तो दिस इज माई आउन हाउस, ठीक है। यहां पे मैं आउन का यूज करूंगा क्योंकि ये कोई ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, मैं किसी वस्तु की बात कर रहा हूं, ठीक। लेकिन जब बात ऐसे हो तो यहां पे अपना का यूज जो होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, और सब्जेक्ट यहां पे सी है, सी यानी कि वह है, तो सी का अपना हर होता है, HER। तो सी इज नॉट डूइंग हर वर्क,
फुल स्टॉप। देखिए ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। वह अपना काम नहीं कर रही है, शी इज नॉट डूइंग हर वर्क। क्लियर है, निगेटिव सेंटेंस अच्छे समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, कि इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले स्ट्रक्चर। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं आई का मतलब इंट्रोगेटिव और एस का मतलब सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इंट्रोगेटिव मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही दो तरीके का इंट्रोगेटिव बता दिया था, कि एक हमारा इंट्रोगेटिव पर्सनली हाँ या ना में जवाब देने वाला होगा। जैसे मैं मान के चलो कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आप पढ़ रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, हाँ मैं पढ़ रहा हूं, या नहीं मैं नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं कि आप क्या पढ़ रहे हो, तो अब आपको बताना होगा जो आप पढ़ रहे हो। तो यहां पे दो कंडीशन बनता है, एक तो सिंपल इंट्रोगेटिव होता है जिसमें हाँ या ना में जवाब देना है, एक WH फैमिली वाला होता है जिसमें WH को बीच सेंटेंस के बीच में रखा जाता है। जैसे कि आप क्या पढ़ रहे हो, देखो पहला सेंटेंस बोला कि क्या आप पढ़ रहे हो, और दूसरा सेंटेंस बोला आप क्या पढ़ रहे हो, तो दोनों में अंतर है। पहले में आप हाँ या ना में जवाब दोगे, दूसरे में आप एक्सप्लेन करोगे कि हाँ मैं ये पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर सिंपल इंट्रोगेटिव के सेंटेंस रहेंगे तो उसमें खाली क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, इज, एम, आर, ये आगे आ जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। ये तो सिंपल इंट्रोगेटिव वाला हुआ। अब सपोज करो कि ये WH वाला आ जाए, तो सबसे पहले हम WH फैमिली को रखेंगे, फिर बाकी का जो सेम स्ट्रक्चर है उसको वैसे ही कर दो, इज, एम, आर, सबसे पहले WH के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो दोनों स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, सिंपल इंट्रोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होगा और WH वाले का क्या स्ट्रक्चर होगा। अब दोनों पे मैं एक एक सेंटेंस आपको करके दिखा रहा हूं कि इसको कैसे करना है, ठीक है। सपोज करिए कि पहला आपका सेंटेंस है कि क्या मैं बाजार जा रहा हूं, बाजार जा रहा हूं, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखिए क्या का यूज पहले किया गया है, मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही क्या का यूज किया गया है, और जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही क्या का यूज होता है तो सिंपल इंट्रोगेटिव कहलाता है, मतलब कि हमें सिर्फ हाँ ना में जवाब देना है। तो ऐसे कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब की पहचान सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रखा जाएगा। तो इस सब्जेक्ट में, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं सब्जेक्ट हो गया, और मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं और आई के साथ एम का यूज होता है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे एम, ठीक है, एम, इसके बाद आई, एम, आई। चलिए एम का यूज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और इसमें वर्ब क्या है, जा रहा हूं, यानी कि जाना हो गया वर्ब, और जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। तो सबसे पहले हमने लिखा गो, और गो में लगा दिया ING, तो ये गोइंग हो गया, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। कहां जा रहा है भाई, तो बाजार, गोइंग के साथ टू का यूज होता है गो के साथ, और यहां पे बाजार का लिख देंगे हम मार्केट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया एम आई गोइंग टू मार्केट, क्या मैं बाजार जा रहा हूं। और दूसरा बनाते हैं, चलो यहां से मैं क्या हटा देता हूं, ठीक है, मैं बाजार कब जा रहा हूं। अब यहां पे देखो, देखिए आप लोग, सेंटेंस के बीच में मैंने डाल दिया कब, मैं बाजार कब जा रहा हूं। तो अब आपको टाइमिंग बताना है, वहां पे आपको टाइमिंग एक्सप्लेन करना है कि हाँ मैं 4 बजे जा रहा हूं, 6 बजे जा रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटेंस मेरा बना ये WH वाला आ गया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में WH को पहले रखते हैं, कब, ये WH फैमिली से रिलेटेड है, और कब का मीनिंग क्या होता है, कब को इंग्लिश में व्हेन बोलते हैं, WHEN, व्हेन मतलब होता है कब। तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन,
WH फैमिली हो गया। इसके बाद इज एम आर में से कोई एक चीज यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट मेरा मैं था तो मैं के साथ एम का यूज होता है, तो एम यहां से भी हो गया। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई, मैं, तो सब्जेक्ट हो गया आई। वेन एम आई, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो गोइंग टू मार्केट। वेन एम आई गोइंग टू मार्केट, ये हो गया WH वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बस यही तीन चीज पढ़ना है। अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने समझा दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझा दिया, निगेटिव सेंटेंस समझा दिया। इंट्रोगेटिव में हमने दोनों सेंटेंस समझ लिया, दोनों का स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। तो अब आपका काम है, देखिए मैं आपको फॉर्मेट समझा दे रहा हूं कि इसको बनाते कैसे हैं। अब आप एक अगर चाहते हैं आप लोग कि टेंस में अच्छे से पकड़ बन जाए, टेंस बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाए, तो कुछ मैं बोलूंगा उसको आप बस फॉलो करना। उसको करना क्या है, देखिए टेंस अच्छे तरीके से कब आएगा? जब इसके सारे स्ट्रक्चर एकदम सही तरीके से आपके माइंड में होगा, ठीक है। कि सपोज करो कि मैंने कोई एक ट्रांसलेशन बोला कि वे लोग कहां जा रहे हैं, तो जैसे ही मैंने ट्रांसलेशन बोला, जैसे ही मैंने सेंटेंस बोला, सेंटेंस पूरा होते ही आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि हाँ ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। और जैसे ही टेंस की पहचान हुई तो उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर भी तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां से हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप टेंस पे कमांड कर लोगे। लेकिन हाँ, एक चीज मैं पहले ही बता दूं कि कोई भी चीज को अगर अच्छी तरीके से अपने अंदर रखना चाहते हो तो वो 1 या 2 दिन में नहीं होगा, ये कंफर्म है। ये एक कड़वा सच है। अगर अभी मान लोगे तो आपके लिए फायदा होगा, नहीं तो आगे चल के या फिर कभी आपको ये चीज मानना ही पड़ेगा कि कोई भी चीज 2 या 3 दिन या 5 दिन में परफेक्ट नहीं होता। उसके लिए कम से कम उस पर हमें 20 से 25 दिन का टाइम देना होता है, तब वो अच्छी तरीके से हमारे माइंड में जाके बैठ जाता है, ठीक है। तो टेंस में है कुछ नहीं, बस 2 चीज याद रखना है आपको, पहचानने का नियम और उसके अकॉर्डिंग बनाने का नियम। बस ये दोनों चीज अगर सही तरीके से आपके माइंड में है तो फिर टेंस में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे इसके अगले सेंटेंस, अगले टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनाया जाता है, उसके क्या स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको मैं इरेज करता हूं। एक बार आप अगर इसको देखें, जो जो फॉर्मेट मैं लिखवा रहा हूं आप वीडियो को पॉज करके ये सारे फॉर्मेट को अपने कॉपी में राइट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी समझने के लिए तो वीडियो है ही आपके पास, लेकिन अब अगर इन सबको एक नोट्स के रूप में अपने कॉपी में एक जगह कलेक्ट कर लीजिएगा तो फिर कभी भी जब आपका मन चाहे आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अगला टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, बनाने का नियम। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं, या ई है,
इत्यादि रहे, इत्यादि रहे, वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहलाएगा। चलिए अब हम इसको डिटेल से समझते हैं कि है क्या। हमारा हेडिंग है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया, कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया, थर्ड नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये हमें क्या कहता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमसे क्या कह रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमसे कह रहा है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये हैं इत्यादि रहे, वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहलाएगा। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं से एक चीज हमें पता चल रहा है कि ये काम हमने पहले कंप्लीट कर लिया है। सपोज कि मैं बोल रहा हूं कि मैं 2 बजे खाना खा चुका हूं, ठीक है, या फिर मैं सुबह घूम चुका हूं। चलिए, तो एक तो चुका है, चुकी है हो गया कि जिससे मुझे पता चल रहा है कि ये काम मैंने पहले कंप्लीट कर लिया है। दूसरा या है, ये है, ये है। तो देखिए दोनों से एक ही। अब मैं बोलता हूं कि मैं आम खा चुका हूं या मैं आम खा लिया हूं, क्या इन दोनों में कोई अंतर दिख रहा है आपको? मैंने पहला सेंटेंस बोला कि मैं आम खा चुका हूं और दूसरा बोल रहा हूं कि मैंने आम खा लिया है। ठीक है, तो मैं आम खा चुका हूं का मतलब कि वो आम मैंने पहले खा लिया, और मैंने आम खा लिया है इसका मतलब कि ये भी काम मैंने पहले कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे चुका है, चुकी है, चुके हैं ये रहे, या है, ये है, ये है, ये रहे, तो इसका मतलब ये दोनों फॉर्मेट से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ही बोलेंगे। ठीक है, कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूं या मैं क्रिकेट खेल लिया हूं, बात सेम है। ठीक है, तो देखिए पहचानने का नियम तो हमें पता चल गया। अब हम बनाने का नियम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस रख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर लिखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मैं पहले स्ट्रक्चर लिख देता हूं, उसके बाद में एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस यहां पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा हैव या हैज का। ठीक है, वर्ब का यहां पे थर्ड फॉर्म लगता है और प्लस ऑब्जेक्ट। यह है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को बनाना होगा। तो पहले हम एक सेंटेंस रखते हैं, एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। तो चलिए पहला सेंटेंस है, एक सेंटेंस में रख रहा हूं कि मेरा भाई घर जा चुका है, या फिर इसको अगर दूसरे फॉर्मेट में देखें तो हम लिखेंगे मेरा भाई घर गया है। ठीक है, अब देखिए क्या इन दोनों में कोई अंतर दिख रहा है आपको? अगर इसके सेंस को पकड़ें तो मेरा भाई घर जा चुका है, काम हो गया है, मेरा भाई घर गया है, यह भी काम हो गया है। तो दोनों तरीके से सेंटेंस एक ही है, बस यहां पे थोड़ा सा फॉर्मेट बदल रहा है। तो इससे बस मैं इसलिए बार बार समझा रहा हूं कि इससे आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, चुका है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, और या है तो भी ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। ठीक है, तो अब हम इसका इंग्लिश मीनिंग बना के देखते हैं कि इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो हमें इंग्लिश में बनाना अपने तरफ से तो है नहीं, जो हमने स्ट्रक्चर लिख रखा है बिल्कुल एकदम सेम उसी के तरीके से चलना है। ठीक है, तो चलिए मेरा भाई, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मेरा भाई। तो मेरा भाई को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? मेरा का हो जाएगा माई और भाई का हो जाएगा ब्रदर। तो माई ब्रदर, मेरा भाई, माई ब्रदर सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हैव या हैज। अब हमें यह समझना होगा कि कहां पे हम हैव का यूज करेंगे और कहां पे हम हैज का यूज करेंगे। तो देखिए ध्यान से समझिए, हैव और हैज यहां भी वो नंबर के थ्रू ही मतलब इसको डिवाइड किया जाएगा। एक हो गया सिंगुलर नंबर और एक हो गया प्लूरल नंबर। तो जो सिंगुलर नंबर जो रहेगा उसके साथ हैव का यूज होगा, और जो प्लूरल नंबर रहेगा उसके साथ नहीं, सिंगुलर नंबर के साथ हैज का यूज होगा और प्लूरल नंबर के साथ हैव का यूज होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन बनता है। दो चीज तो हमने समझ लिया कि सिंगुलर के साथ हैव का यूज होता है और प्लूरल के साथ हैज का यूज होता है। ये दोनों क्लियर है?
अब एक कंडीशन बनाता है आई का, आई के साथ हम हैव का ही यूज करते हैं, बट आपके दिमाग में ये चलेगा कि आई तो सिंगुलर नंबर है, ठीक है, तो इसके साथ हैव का यूज क्यों कर रहे हैं, जबकि हैव का तो यूज हम, अरे यार मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे समझ लो गाइस यार गलती हो गई, सिंगुलर के साथ हैज का यूज करना है और प्लूरल के साथ हैव का यूज करना है, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे कि आई तो सिंगुलर नंबर है, लेकिन आई के साथ मैं हैव का यूज क्यों कर रहा हूं, ठीक है, जबकि हैव का यूज तो प्लूरल नंबर के साथ किया जाता है। तो देखिए आई एक अलग ही कैटेगरी में आता है, ठीक है, जैसे आई के साथ एम फिक्स है ना, तो वैसे ही आई के साथ हैव भी फिक्स है कि आई के साथ हैव का यूज होगा। अब हम ये नहीं देखेंगे कि आई मेरा सिंगुलर है या प्लूरल है, आई के साथ हैव फिक्स है, जैसे आई के साथ एम फिक्स है वैसे ही आई के साथ हैव फिक्स है, ठीक है। बाकी वी हमारा प्लूरल नंबर है तो इसके साथ हैव का यूज होगा, यू प्लूरल नंबर और सिंगुलर नंबर सेम यू ही होता है तो यू के साथ हैव का यूज होगा, दे THEY दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, इसके साथ भी हैव का यूज होगा। अगर दो नाम रहे, दो नाम का मतलब एक से ज्यादा, तब भी हैव का यूज होगा। तो हैज का यूज कहां होगा, तो टेबल पे एक बार ध्यान देना, तो टेबल में जो मैंने थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर लिखवाया था उसके साथ सिर्फ हैज का यूज होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है, ही सी इट और नेम, ये चार चीज आता है। नेम का मतलब सिंगल नाम, और सिंगल नाम के साथ हैज का यूज होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम सेंटेंस को बनाते हैं, माई ब्रदर, ठीक है, नेम के साथ हैज का यूज हो रहा था। माई ब्रदर, ब्रदर जो है वो एक रिलेशनशिप का नाम दिया गया है, एक रिलेशन का नाम है, तो इसके साथ भी हैज का यूज होगा। तो माई ब्रदर हैज, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट हो गया, यहां से हैज हो गया। अब हम बात करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें पता करना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब है जा चुका हूं या गया है, ठीक है, जा चुका है या गया है, मतलब जाना हमारा वर्ब हो गया। और जाना को हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। लेकिन गो तो मेरा फर्स्ट फॉर्म है ना, गो मतलब जाना, ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। लेकिन हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो देखिए गो हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, वेंट WENT वेंट हमारा सेकंड फॉर्म होता है, और GONE गोन, गोन हमारा थर्ड फॉर्म होता है। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या बन गया, गोन, तो GONE गोन, ठीक है। माई ब्रदर हैज गॉन टू हाउस, माई ब्रदर हैज गॉन टू हाउस। दोस्तों एक चीज और समझना है, होम मतलब भी घर होता है, HOME होम, इसका मतलब भी घर होता है, और HOUSE हाउस, इसका मतलब भी घर होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है, होम और हाउस में क्या अंतर है। तो चलिए मैं क्लियर तरीके से समझा दे रहा हूं। देखिए होम जो होता है वो मेरा अपना घर है, कहने का मतलब कि जहां पे मैं अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूं वो मेरा होम है, वहां पे मेरी जिंदगी कट रही है। मतलब कहने का मतलब कि विद फैमिली मैं जिस घर में रह रहा हूं वो घर को मैं होम बोलूंगा, ठीक है। एक घर हमारा अलग से भी बनाया जाता है, जो गेस्ट के लिए नॉर्मली होता है, कोई बाहर से आता है तो उनको हम वहां पे रखते हैं, या फिर जो भी हो, फार्म हाउस हो गया, गेस्ट हाउस हो गया, ये सब। अब उन सब के साथ हाउस का यूज क्यों होता है, क्योंकि हाउस का यूज जो है, हाउस जो है वो मेरा अपना घर नहीं है, वो एक एज अ मैं गेस्ट के लिए घर बना रखा हूं, तो वो एक बाहर का घर हो गया। और जिस घर में मैं फैमिली के साथ रह रहा हूं वो मेरा होम हो गया। तो हाउस के साथ टू का यूज करता है, होता है। देखिए मैंने अभी बताया था कि गो के साथ टू का यूज होगा, लेकिन जब बात घर की होगी तो हाउस लगाओगे तो गो के साथ टू का यूज होगा, बट होम लगाओगे तो गो के साथ टू का यूज नहीं होगा। मतलब कि हम माई ब्रदर हैज गोन होम, माई ब्रदर हैज, इसका अगर दूसरा कंडीशन देखें तो ये बन जाएगा गोन होम। देखिए हाउस जब मैंने यूज किया तो हाउस के पहले टू का यूज किया, लेकिन होम जब मैंने लिखा तो होम के पहले टू का यूज नहीं किया। यहां से कॉमन एरर निकलता है, ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन को अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए कि हाउस के साथ टू का यूज होगा, होम के साथ टू का यूज नहीं होगा। तो ये था मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बस आप स्ट्रक्चर याद रखो, स्ट्रक्चर अगर आपके माइंड में है तो कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जो आप बना नहीं सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को अपने माइंड में रखना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर माइंड में रहेगा तो चाहे कितना भी लंबा चौड़ा मैं सेंटेंस डाल दूं, आप
मिला जुला के कैसे भी करके उसे सही तरीके से आप बना ही दोगे, बट स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। सबसे पहले हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस। एन एस, एन से निगेटिव, एस से सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज हमने नहीं लिखा और वो मेन चीज था, जिसको सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह है निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या है। ठीक है, पहले सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज में से कोई एक चीज यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर नॉट का यूज करना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट रखना है। ठीक है, तो यहां से हम एक सेंटेंस लेते हैं, फिर उसको अच्छे से समझते हैं कि उसको कैसे बनाया जाएगा। तो चलिए निगेटिव सेंटेंस का एक वाक्य रखा जाए कि राम दिल्ली नहीं गया है। ठीक है, एक तो ये हो गया कि राम दिल्ली नहीं गया है, या फिर राम दिल्ली नहीं जा चुका है, ये भी लिख सकते हैं। अब इसको हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले हमसे सब्जेक्ट मांगा जा रहा है, सब्जेक्ट हमारा राम है, तो सबसे पहले हमने लिखा राम। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि राम के साथ हम हैव का यूज करेंगे या हैज का यूज करेंगे। तो हैव हैज से पहले आप ये देखो कि अगर उस टेबल में राम को रखना चाहते हो तो राम को कहां पे रखोगे, क्योंकि राम एक नाम है। ठीक है, और नाम को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रखते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जो भी आता है उनके साथ हम हैज का यूज करते हैं। तो राम के साथ किसका यूज होगा? हैज का। तो राम हैज, ये हो गया। इसके बाद नॉट, राम हैज नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब क्या है? जाना, तो जाना का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गोन, और कहां? दिल्ली, तो गोन टू दिल्ली, फुल स्टॉप। ठीक है, ये हो गया राम हैज नॉट गोन टू दिल्ली। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव था। ठीक है, निगेटिव हमने समझ लिया अच्छे से कि कैसे बनाना। देखिए, बस अगर आप अफर्मेटिव अच्छे से समझ लेते हैं तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेम तरीके से बनेगा, स्ट्रक्चर दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, जो चीज इसमें यूज हो रहा है वही निगेटिव में भी। निगेटिव में बस क्या हुआ? एक नॉट बढ़ गया। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, बाकी सारा कंडीशन सेम रहेगा। तो बस आप अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद कर लो, अपने दिमाग में अच्छी तरीके से रख लो। बाकी निगेटिव और इंट्रोगेटिव का तो आप सोच के ही बना दोगे। ठीक है, बस अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। तो हमारा निगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। इसका सेम कंडीशन वही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, खाली हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। ठीक है, अगर WH वाला है तो पहले WH, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब इसको हम समझ ही लेते हैं। ठीक है, चलिए हम यहां पे बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा क्या होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा हैव या हैज, ये पहले आ जाएगा चूंकि हेल्पिंग वर्ब है, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगा, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है, ये तो सिंपल इंट्रोगेटिव था। अगर हम WH की बात करें तो सबसे पहले WH फैमिली आ जाएगी, इसके बाद प्लस हैव या हैज का यूज करेंगे,
फिर प्लस सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दोनों स्ट्रक्चर, एक सिंपल इंट्रोगेटिव का भी और एक WH फैमिली वाला भी। ठीक है, अब दोनों कंडीशन पे एक एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं कि इसको कैसे हमें डील करना है। तो चलिए पहले हम सिंपल इंट्रोगेटिव से एक क्वेश्चन रखते हैं कि वे लोग अच्छा इंट्रोगेटिव था ना, क्या वे लोग सिंपल ही सेंटेंस समझते हैं, आम खा चुके हैं। सेंटेंस है हमारा, क्या वे लोग आम खा चुके हैं। अब सेंटेंस की पहचान लास्ट से करना है, वर्ब से, खाना के साथ चुका है लगा हुआ है, चुके हैं, इसका मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। चलिए टेंस की पहचान हो गई, अब हम देखते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। तो बिल्कुल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। सिंपल इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था कि जहां पे सिंपल इंट्रोगेटिव रहे वहां पे हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दो, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग पता करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे लोग, ये सब्जेक्ट है। वे और लोग मतलब कि वहां पे बहुत सारे लोग हैं, तो ये प्लूरल नंबर में चला गया, और प्लूरल नंबर के साथ हम हैव का यूज करते हैं, तो वे लोग का हो जाएगा दे, THEY, दे मतलब होता है वे लोग, और दे के साथ हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का। ठीक है, क्योंकि दे हमारा प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर के साथ मैंने पहले ही लिख दिया है हैव का यूज होता है। तो हैव दे, देखिए दो चीज हो गया, हैव का यूज हो गया, सब्जेक्ट का यूज हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, दो चीज और रखना है। अब इसमें वर्ब क्या है, तो खा चुके हैं, खाना वर्ब हो गया। अब वर्ब खाना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, अच्छा खाना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इट होता है, इट में EN लगा देते हैं, इटेन। तो हैव दे इटेन मैंगो, हैव दे इटेन मैंगो, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, वो निगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, और यहां पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को मैं WH में समझा रहा हूं। चलो यहां से अब मैं क्या हटा दिया, ठीक है, वे लोग आम कि यहां पे लिख देता हूं कैसे, वे लोग आम कैसे खा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे को हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाउ। ठीक है, HOW, हाउ। हम पूछते हैं ना हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ठीक है, तो वे लोग आम कैसे खा चुके हैं, कैसे यहां पे WH का रूप बना दिया, और WH को हमें पहले रखना होता है, तो कैसे का होता है हाउ, तो पहले हमने यहां पे लिखा हाउ। अब हम इसको समझ रहे हैं। ठीक है, हाउ, देखिए WH फैमिली कंप्लीट हो गया। इसके बाद हैव या हैज में से कोई एक चीज लेना है, तो हैव हैज का यूज तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, और सब्जेक्ट था हमारा वे लोग यानी कि दे, और दे के साथ हैव का यूज होता है। तो हाउ हैव दे इटन क्वेश्चन मार्क मैंगो। पहले देखिए यहां पे WH पहले हो गया, फिर हैव हैड में से हैव का यूज कर दिया, फिर सब्जेक्ट हो गया दे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म इटन, और फिर ऑब्जेक्ट हो गया मैंगो। हाउ हैव दे इटन मैंगो। ठीक है, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। भाई अगर आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों, तो आप यार कमेंट जरूर कर दिया करो। ठीक है, देखिए इससे अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे ये भी पता चलेगा कि जो चीज मैं करवा रहा हूं उसको आप अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इसको अच्छे से समझोगे नहीं तब तक डाउट आएगा कहां से। तो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। वीडियो एक बार अगर स्टार्ट करते हो तो यार लास्ट तक उसे देखा करो। ठीक है, एक बार अगर अच्छे से कोई चीज समझ लोगे तो हमेशा के लिए आपके माइंड में
फिक्स हो जाएगा, जाके जब भी आपको जरूरत पड़ेगी वो ऑटोमेटिक माइंड से बाहर निकल के आएगा, आपको याद आएगा कि हाँ ये चीज मैंने पढ़ा था और वो मुझे याद भी है। ठीक है, तो आज फिलहाल हम यहीं पे रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक आज हमने समझ लिया है। तो आज वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो हमारी लंबी बन जाएगी और लंबी वीडियो देख के फिर बहुत से बच्चों को आलस सा भी आ जाता है। तो मैं इसीलिए देखिए, टॉपिक तो मैं हर एक चीज को क्लियरली तरीके से समझाता हूं, लेकिन अलग अलग पार्ट में समझाता हूं, क्योंकि मैं अगर एक ही वीडियो में सारी चीज कवर करने की कोशिश करूं तो मेरी वीडियो बहुत लंबी जाएगी, क्योंकि मेरी आदत है कि जब तक कॉन्सेप्ट को क्लियर तरीके से मैं आपको समझा ना दूं तब तक मेरा मन नहीं भरता। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत अच्छे से जरूरी है। तो चलिए, आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो अगली वीडियो हमारी बनेगी, कल की जो वीडियो आएगी हमारी, उसमें हम इसका एक लास्ट पार्ट, प्रेजेंट का एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है। 3 चीज हमने कवर कर लिया, अब लास्ट रह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वो इसका थोड़ा सा डिटेल लंबा जाता है, तो इसको समझाने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और फिर हम पास्ट पे चलेंगे, उसके बाद फ्यूचर पे चलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए हम यहीं रखते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आया हो, हर वो चीज समझ में आया हो, तो यार लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब रखें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखें, ताकि हमारी जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफाई मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, तब तक के लिए नमस्कार।